हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी। अगर आप लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर्स की क्लासेस 1 जून से स्टार्ट कर रखे हैं। अभी अपन स्टार्टिंग से पढ़े पाइथन में, सबको एक एक करके रिवाइज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम देखे थे। एल्गोरिदम क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उससे पहले हम लोग उस प्रोग्राम के लिए प्लान करते हैं। एक प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना प्लान तैयार करते हैं और उसी प्लान को स्टेप बाय स्टेप में जो हम लिखते हैं उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट पढ़े थे। फ्लो चार्ट क्या था कि अगर हम पिक्टोरियल वे में अगर एक प्रोग्राम को शो करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके से करने वाले हैं, तो उसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट में कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी, वो क्या था कि स्टार्ट और एंड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ओवल का। ठीक है, हाँ। और अगर बात करें आगे कि कोई नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोई प्रोसेस लिख रहे हैं या कोई भी एक्शन ले रहे हैं, तो प्रोसेस, एक्शन या कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डायमंड। डायमंड का इस्तेमाल। हाँ, और इनपुट आउटपुट लेने के लिए कोई भी इनपुट लेना हो, कोई पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम। और किसी भी फ्लो को दिखाने के लिए कि ये जो फ्लो है प्रोग्राम का वो किस तरफ जा रहा है, एरो का इस्तेमाल। एरो का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद एक चीज और हम लोग देखे थे, वो था सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है कि आप एक प्रोग्राम कैसे लिखने वाले हो, आप वो चीज बता रहे होते हो। बस उसमें आप ये है ना कि आप ये नहीं दिखाते कि आप किसी सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते हो। आप बस ये बताना चाहते हो कि हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हम इस टाइप से लिखेंगे। आप प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर दे रहे हो, बट यू आर नॉट फॉलोइंग सिंटेक्स ऑफ एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिना किसी सिंटेक्स को फॉलो किए हुए आप एक कोड को दर्शाना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सूडो कोड। नाम ही है सूडो कोड। सूडो का मतलब होता है कि नहीं, नथिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूडो कोड के बाद फिर हम लोग आए थे एरर्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन किसने बनाया? गुइडो वॉन रसम साहब ने बनाया 1990s में, शायद 1991 के आसपास बनाया था। हाँ, 91 फरवरी में भी। ठीक है, और एक वही कोई सीरीज देखते थे, वो उसका भी नाम याद रखिएगा, फैक्चुअल है तो आ भी सकता है, कोई मॉन्टी पाइथन सर्कस समथिंग लाइक ऐसा कुछ नाम था, उसी से उन्होंने इस पाइथन नाम उठाया था। ठीक है, बीवीसी अब पाइथन सर्कस। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ नाम था। हाँ हाँ, ठीक है। अगर हम मोड की बात करें तो पाइथन को हम दो मोड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक है हमारा स्क्रिप्ट मोड और दूसरा है हमारा इंटरैक्टिव मोड। बताइए। हाँ, इंटरैक्टिव मोड। हाँ, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट में ना छोटा सा डिफरेंस है। इंटरैक्टिव मोड में क्या है, हम लोग एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, और स्क्रिप्ट मोड में क्या है कि आप अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या तो फिर आप उनको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, तब आप कौन सा मोड इस्तेमाल करते हैं? स्क्रिप्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के साथ साथ फिर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस किसको बोलते हैं? प्रोसेस क्या होता है? अगर आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। जब उस प्रोग्राम को आप चला रहे होते हैं तो चलने के दौरान उस प्रोग्राम को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद अब लैंग्वेज को समझने के लिए हम बेसिक चीज बताए थे कि हर लैंग्वेज का एक अपना कैरेक्टर सेट होता है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो उसका कैरेक्टर सेट क्या है? छोटी अल्फाबेट और बड़ी अल्फाबेट। अगर हम अपने नंबर सिस्टम जो हम लोग मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं उसके कैरेक्टर सेट की बात करें, उसमें क्या आ जाता है? 0 से लेके 9 तक। ठीक है, वैसे हिंदी की बात करें तो जितनी भी वर्णमाला में क ख ग घ आ ई है वो उसका कैरेक्टर सेट है। वैसे ही पाइथन भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट को फॉलो करता है, जिसमें सारे अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो कैरेक्टर सेट था, सबसे बेसिक फंडामेंटल। अब अल्फाबेट के बाद आप क्या सीखते हो? वर्ड्स बनाना। तो वर्ड्स क्या है? हमारे लैंग्वेज के सबसे छोटे फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। उसी को, वही फंडामेंटल यूनिट अगर हम पाइथन या किसी लैंग्वेज में बात करें तो उसी को क्या बुलाते हैं? टोकन। टोकन के अंदर अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एक आपका कीवर्ड है। कीवर्ड किसको कहते हैं?
व्हाट इज कीवर्ड? रिजर्व वर्ड। आपकी आवाज कीवर्ड क्या होता है? हाँ हाँ, जो रिजर्व रहता है, हाँ रिजर्व रहता है, जिसका मतलब पहले से पता होता है, जिसका आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो अलग अलग तरह के कीवर्ड्स हैं, टोटल 33 पहले थे, अभी 35 हो चुके हैं। तो अगर एग्जाम में 33 ऑप्शन रहता है तो गो फॉर दैट, और अगर 35 रहता है तो गो फॉर दैट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और था आपको कि 3 ऐसे कीवर्ड्स थे जिसमें कैपिटल लेटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब पहला लेटर जो है वो कैपिटल था। तो एक था आपका ट्रू, दूसरा फॉल्स, नॉन, और एक नन। इमर्जिंग ट्रेंड्स के लिए आप देख लीजिए, लेक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, छोटी सी टॉपिक है, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स के बाद बढ़ते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? किसी भी चीज को पहचानने के लिए हम उसका नाम देते हैं। जैसे आप मुझे ही मेरे नाम से जानते होंगे, मेरा नाम अभिषेक भारती है, किन्हीं का नाम दीपक है, किसी का नाम प्रशांत है। तो किसी भी चीज को पहचान करने के लिए हम एक नाम देते हैं, वही नाम है आइडेंटिफायर। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? वैसे ही यहाँ भी वेरिएबल को पहचानने के लिए ये वेरिएबल कौन सा है, उस वेरिएबल का नाम देंगे। ये फंक्शन कौन सा है, उस फंक्शन का नाम देंगे। तो किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के कुछ सर्टेन रूल्स थे। वो रूल्स क्या क्या थे? पहला रूल ये था कि आइडेंटिफायर में हम लोग अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अंडरस्कोर का। और हम लोग किसी भी आइडेंटिफायर को किस किस चीज से स्टार्ट कर सकते हैं? अंडरस्कोर और अल्फाबेट। डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अंडरस्कोर और स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर होता है, जो आप आइडेंटिफायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टार्ट करने की बात रही तो आप अंडरस्कोर और सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और एक पॉइंट था कि क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग आइडेंटिफायर में? नहीं कर सकते। नहीं, कॉमन सेंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा उससे। हाँ, और आइडेंटिफायर जो होता है केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या? ऐसे तो पाइथन पूरा का पूरा ही केस सेंसिटिव है, तो इस चीज का ध्यान आपको कीवर्ड में भी रखना है। केस सेंसिटिव से आप क्या समझते हैं कि अगर हम छोटे ए नाम से हम एक वेरिएबल का नाम दिए या फिर कोई भी आइडेंटिफायर बनाए और एक बड़े ए के नाम से बनाए, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? आइडेंटिफायर के बाद ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े। ऑपरेटर्स क्या थे? ऑपरेटर्स में अलग अलग ऑपरेटर के बारे में पढ़े। एक था यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है बताइए? एक ही ऑपरेंड है और एक ही ऑपरेटर होता है। बस एक ही ऑपरेंड के साथ जो लगेगा वो यूनरी ऑपरेटर है। जैसे आप मान लीजिए साइन देना चाहते हैं तो प्लस ए माइनस ए, आप साइन बता रहे हैं, तो ये प्लस और माइनस किस तरह का ऑपरेटर हो गया? यूनरी। इवन इसी प्लस माइनस को अगर आप दो ऑपरेंड के बीच में लगा दीजिएगा तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया, जिसको आप अगर प्लस माइनस की बात करें तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो बेसिक कैलकुलेशन, हाँ प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, यूनरी ऑपरेटर होता है, पर पाइथन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। आप करके देखिएगा, आपको एरर देगा। आपके पाइथन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो सिंपल है, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस, ये सब किस में आते हैं? आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें स्पेशल क्या था कि आप अगर प्लस की बात करते हैं, दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस को लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दो स्ट्रिंग्स के बीच में अगर आप प्लस, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन क्या करता है? दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। मतलब अगर हाई और बाई लिखे उसके बीच में अगर आप कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा रहे हैं, मतलब प्लस ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो हाई और बाई को दोनों को मर्ज कर देगा। एक क्वेश्चन जो था क्विज में, वो क्या कर रहा था? एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिया था और उसमें कॉन्कैटिनेट करते जा रहा था सर्च कर करके। जो लास्ट में जो क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा था क्विज में, उसमें भी वही हो रहा था, कॉन्कैटिनेशन हो रहा था। उसमें वो क्या रहा था कि जो एक स्ट्रिंग दिया हुआ था स्ट्रिंग 1 करके, जहां तक मेरे को याद है, उस स्ट्रिंग से ना एक सिंपल सा क्या बोलते हैं कंडीशन दे रखा था कि ये कोई 3 क्या बोलते कैरेक्टर्स थे। उन कैरेक्टर्स में कोई भी एक कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 में आप जोड़ते जा रहे थे, उनको प्रिंट करवा रहे थे। तो उसमें भी क्या हो रहा था? कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रिक की बात करें, एस्ट्रिक का मदद लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए, और एस्ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग स्ट्रिंग और एक नंबर के बीच में भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग और नंबर के बीच में जब हम एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बुलाते हैं? रेप्लिकेशन कह लीजिए या रिपीटिशन कह लीजिए। रेप्लिकेशन दोनों बोल सकते हैं। तो वो एक्चुअली क्या करता है, वो उस स्ट्रिंग को जो भी आप नंबर राइट साइड में प्रोवाइड किए हैं उतने बार उस स्ट्रिंग को रिपीट कर देता है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग डिवीजन के लिए भी दो पढ़े थे, एक नॉर्मल डिवीजन और एक फ्लोट डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन हमेशा किस तरह का रिजल्ट आउटपुट देता है? फ्लोट में। और अगर हमको फ्लोट डिवीजन से रिजल्ट फ्लोट में चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग? रिमाइंडर। अगर एक नंबर को फ्लोट में लेना, कोई भी एक ऑपरेंट, हाँ, किसी भी एक ऑपरेंट को हम लोग फ्लोट में ले लेंगे, तब हमको फ्लोट डिवीजन जो है रिजल्ट देगा फ्लोट में। नहीं तो हमेशा फ्लोट डिवीजन हम लोग को रिजल्ट किस में देगा? इंटीजर में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ रह गया? हाँ, एक और रह गया, पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? डबल एस्टेरिस्क। सिंपली डबल एस्टेरिस्क लगाते हैं लेफ्ट और राइट ऑपरेंट के बीच में, तो लेफ्ट ऑपरेंट की टू द पावर राइट ऑपरेंट हो जाता है। सिंपल, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइडेंटिफायर। अच्छा, ऑपरेटर्स में और इसके बाद क्या पढ़े थे? लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, एंड, और नॉट। एंड का मेन क्या काम होता है? लॉजिकल एंड का मेन काम क्या होता है? ट्रू वैल्यू देना। कब ट्रू देगा? बहुत कंडीशन। बहुत कंडीशंस। हाँ, लॉजिकल एंड में आपको फोकस इस चीज पे करना है कि आपका दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो आप छोड़ नहीं देंगे, आप सेकंड कंडीशन, जितने भी कंडीशन उस एंड में लगे हुए हैं, एक कंडीशन है एंड है, फिर एक कंडीशन है एंड है, फिर एक कंडीशन एंड है, तो जब भी आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बगल के सारे ऑपरेंट्स को आप देखोगे कि सारे ट्रू होने चाहिए, तभी मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लॉजिकल और पढ़े थे। लॉजिकल और में क्या कंडीशन था? एक भी ट्रू कंडीशन, सिंगल कंडीशन हो गया। ट्रू। अच्छा, अगर एक भी ट्रू होगा तो क्या आगे देखने की जरूरत थी और में? नहीं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और लॉजिकल और में क्या होता है? आपको कहीं भी एक भी इनपुट अगर 1 मिल जाता है या ट्रू मिल जाता है तो वो रिजल्टेंट तो और ऑब्वियसली हाई ही देगा या फिर ट्रू ही देगा। तो अगर आपको एक भी कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान भी रखिएगा। क्यों? मान लीजिए आपको कंडीशन में ही दे रखा है कि एक में आप इंक्रीमेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप अगर पहला ही वाला ही और वाले में ट्रू हो गया तो आगे आप जाओगे ही नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई चेंजेस हो रही है आगे किसी कंडीशन में तो वो आपको चलाना नहीं है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर में देखें। बिटवाइज में क्या करते हैं? बिटवाइज चेंजेस करते हैं। इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट दो हैं वो है बिटवाइज लेफ्ट और बिटवाइज राइट। अच्छा, एक बार लेफ्ट करते हैं, बिटवाइज लेफ्ट करते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, हाँ, और अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो डिवीजन बाय 2। डिवीजन बाय 2। ये चीज सब, हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बढ़िया। ठीक है, इसके बाद और क्या पढ़े थे? हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर और क्या पढ़े थे? आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? इन और नॉट इन ऑपरेटर को बोलते हैं। इन और नॉट इन तो है, करता क्या है वो? अगर हाँ, बोलिए। उसका रिजल्ट ट्रू होता है इन में, अगर वो मैच कर जाता है तो उसका तो ये लोकेशन आईडी लोकेशन मैच करता है तो अगर इन ऑपरेटर करता है ये कि एक वैल्यू को एक लिस्ट वाले वैल्यू से मैच कराता है। अगर सिर्फ लिस्ट नहीं, लिस्ट या टपल दोनों से, लिस्ट या टपल किसी में भी, सिर्फ लिस्ट या टपल, मतलब किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस लिस्ट टपल डिक्शनरी राइट साइड की अंदर में राइट साइड की जो भी वैल्यू हो उनको मैच करवाता है। हाँ, एक ठीक है, इसको और अगर क्लियरली देखें तो किसी भी सीक्वेंस या किसी भी ग्रुप में, किसी भी समूह में वो सिर्फ चेक करता है कि जो लेफ्ट में जिस चीज की हम बात कर रहे हैं क्या वो राइट के समूह का हिस्सा है कि नहीं। चाहे वो लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, किसी भी समूह में हम चेक करते हैं लेफ्ट वाला राइट वाले समूह का हिस्सा है कि नहीं। अब अगर हमको चेक करना है कि ये जो लेफ्ट वाली चीज है वो राइट वाले समूह का हिस्सा नहीं है कि नहीं, इसके लिए क्या हम 2-4 एलिमेंट चेक करके मेरा हो जाएगा काम, या उस समूह के हर एक एलिमेंट के पास हमको जाना पड़ेगा? कुछ एलिमेंट भी जाना होगा, हर एक। हाँ, इस चीज का ध्यान आप हमेशा रखिएगा फॉर लूप में। हाँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर लूप में। फॉर लूप में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम हर एलिमेंट के पास जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये था आपका मेंबरशिप, नाम ही है मेंबरशिप। और इनसे भी मालूम चलता है कि इनसाइड आप किसी के अंदर देख रहे हो, किसी के समूह के अंदर देख रहे हो। फोर में नोट क्यों नहीं यूज होता है सर? क्या फोर में? यहाँ पे इन यूज करते हैं ना, तो फोर में नोट इन क्यों नहीं यूज होता है? नॉट इन। अच्छा, एक बात बताइए,
नॉट इन करके देखिएगा, नॉट इन भी हो जाएगा, पर इन का इस्तेमाल इसलिए होता है ना क्योंकि लॉजिकली करेक्ट है। मतलब आपको अगर सीधे तरीके से चलना चाहे तो आपको इन ज्यादा परफेक्ट है ना। ठीक है, मेंबरशिप के बाद हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर सिंपली दो चीजें करता है। एक क्या चेक करता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में जो भी ऑपरेंड है, क्या दोनों ऑपरेंड सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। मतलब मान लीजिए ए और बी दोनों के पास 3-3 रखा हुआ है, तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर सिंपली यही चेक करता है कि क्या दो जो हमारे अगल बगल ऑपरेंड्स हैं, क्या वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरी चीज वो ये चेक करता है कि क्या जो दोनों मेरे ऑपरेंड्स हैं वो सेम टाइप के हैं कि नहीं। तो ये दो काम है आइडेंटिटी ऑपरेटर का। आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इज और इज नॉट का। इज और नॉट इज। ठीक है, अब ऑपरेटर्स में और कुछ रह गया क्या? बिटवाइज हो गया, ये भी हो गया, कुछ रह गया और ऑपरेटर्स में? मेंबरशिप हो गया, बिटवाइज हो गया, लॉजिकल हो गया। हाँ, एक और रह गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट के लिए आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है आप राइट वाली चीज को लेफ्ट में असाइन कर रहे हो। आप असाइनमेंट ऑपरेटर को, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर को आप मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे a प्लस इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या होता है? a इक्वल्स टू a प्लस 2। जो भी ऑपरेटर आप यहाँ पे देते हैं, माइनस हो, मल्टीप्लाई Augmented operator बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये था आपका असाइनमेंट। उसके बाद फिर एक और है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या हो गया? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एक सेकेंड, में आता है सर आईडी ऑपरेटर। आईडी का ऑपरेटर नहीं है, आईडी फंक्शन है। ओके ठीक है, उस पे भी आएंगे, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? इसमें थे, रिलेशन ऑपरेटर में थे। रिलेशन ऑपरेटर में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा हम लोग को रिजल्ट किसके फॉर्म में देता है? ट्रू फॉल्स, बुलियन बुलियन बुलियन। हाँ, बुलियन। ट्रू फॉल्स किस डेटा टाइप में आता है? बुलियन में आता है। और कौन रिजल्ट देता है बुलियन में रिलेशन ऑपरेटर के अलावा? लॉजिकल भी, लॉजिकल का इस्तेमाल लॉजिकल भी देता है, आइडेंटिटी भी देता है, मेंबरशिप भी देता है। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कोई ऑपरेटर रह गया? आप मेरे ख्याल से और कोई ऑपरेटर नहीं रह गया। ठीक है, ऑपरेटर्स के बाद और टोकन्स में क्या क्या आते हैं? पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर सिंपली क्या, जैसे आप कोलोन का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ये सब भी क्या है? ये सब भी टोकन्स हैं। और इनको क्या बुलाते हैं टोकन्स के अंदर? पंक्चुएटर्स बुलाते हैं। ठीक है, लिटरल्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स को ही हम लोग लिटरल्स ही बुलाते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो, चाहे वो फ्लोटिंग कांस्टेंट हो, चाहे वो इंटीजर कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट्स क्या है? जो भी जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और आप उसको एक वेरिएबल में प्रोवाइड करें तो वो वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि वो वेरिएबल चेंज हो सकता है, उसके अंदर अभी कोई और वैल्यू है तो अगली बार कोई और वैल्यू आ सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट था म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। हाँ, जिसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब जिसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इम्यूटेबल नॉट चेंजेबल। उसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर उसके अंदर हम लोग मतलब अगर उसमें कोई दूसरा डेटा डालने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज होकर दूसरा ब्लॉक बन जाएगा। और इवन अभी स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इम्यूटेबल के कारण क्या होता है, अगर उसके अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर कोई डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाता है, वो एरर आता है। तो उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो म्यूटेबल इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब म्यूटेट हो सकता है, चेंजेस हो सकती है। इम्यूटेबल जिसमें चेंजेस नहीं हो सकती है। ठीक है, कमेंट्स पढ़े थे हम लोग। कमेंट्स में दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हैश। हाँ, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट्स। ठीक है, अब सिंगल लाइन कमेंट में एक होता था फुल लाइन कमेंट और एक इनलाइन कमेंट। इनलाइन कमेंट किसको बोलते थे?
लाइन के साथ में कमेंट होता है बिटवीन हाँ, लाइन। लाइन के साथ में कमेंट या बिटवीन द लाइन अगर हम कमेंट आउट करते हैं कुछ चीज़ों को या कमेंट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो वो क्या होता है हमारा इन लाइन कमेंट। ठीक है, कमेंट्स के बाद हम लोग क्या देखे थे? कमेंट्स के बाद थोड़ा हाँ टाइप और आईडी की बात कर लेते हैं। आईडी क्या होता है? आईडी और टाइप दो फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं। आईडी से क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन, मेमोरी ऑफ एड्रेस। हाँ, वो किस Location एड्रेस उसका। पे है उसकी, हाँ उसका लोकेशन, वो किस Memory लोकेशन पे address, स्टोर हाँ। है वो पता करते थे आईडी फंक्शन की मदद से। ठीक है, और टाइप की मदद से क्या पता करते थे? Data type. उसका Data डेटा type। टाइप टाइप। ऑफ दिस इंटीजर स्ट्रिंग। हाँ, वो पर्टिकुलर वेरिएबल या वो पर्टिकुलर जो भी लिटरल है कि कोई भी चीज, आप वेरिएबल का ही पता कर सकते हैं, आप लिटरल का ही पता कर सकते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, चलिए अब डेटा टाइप बात आई तो डेटा टाइप को डिस्कस करते हैं। डेटा टाइप जब आप पढ़े होंगे तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स के अंदर ही आपका आ जाता है इंटीजर, आ जाता है बूलियन, आ जाता है फ्लोट, आ जाता है फिर आपका कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो अब ये सब क्या है? नंबर्स में आते हैं, इंटीजर, फ्लोट। अच्छा, इन सब चीजों को बताने के लिए कोई वेरिएबल में डेटा टाइप बताने के लिए क्या पाइथन में डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है? No, sir. इम्प्लिसिट होता है। समझ जाता है। पाइथन में डिक्लेरेशन जो होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो इम्प्लिसिट होता है या एक्सप्लिसिट होता है? इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट होता है। और क्या हम उसके अंदर एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं? Yes, हाँ, sir. कर सकते हैं Yes. फंक्शन के थ्रू। हाँ, अगर हम जबरदस्ती चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी पर्टिकुलर टाइप का, हाँ इसमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस टाइप में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या उस टाइप में चेंज होना पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आपके नंबर्स की बात हो गई। नंबर्स के बाद क्या था आपके? सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस या फिर आप कह सकते हो कि ऑर्डर्ड। अब सीक्वेंसेस के अंदर कौन कौन से आते थे? स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, टपल। टपल। हाँ, अच्छा, लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल, इनमें से कोई एक जो है वो आपका क्या है? म्यूटेबल है। बताइए इन तीनों में से कौन सा म्यूटेबल लिस्ट। है? लिस्ट। लिस्ट। और लिस्ट के अलावा दो और डेटा टाइप है जो म्यूटेबल है। इस चीज को याद रखिएगा, म्यूटेबल में तीन है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी के अलावा जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सारे कैसे हैं? इम्यूटेबल। ठीक है, चलिए उसके बाद आप सेट्स के बारे में थोड़ा जाने थे। सेट्स क्या होता है? सेट्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? सेट इज डिफरेंट होता है सर, सारा डिफरेंट होता है। हाँ, उसके अंदर के डेटा को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर के डेटा को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और पूछना भूल गए। लिस्ट के अंदर हम लिस्ट को कैसे इनक्लोज करते हैं? कौन सी ब्रैकेट से? स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट। और टपल को? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक ठीक ठीक। और स्ट्रिंग्स को? कर्ली ब्रैकेट। सिंगल कोट, डबल। स्ट्रिंग्स को? स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग को डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट तीनों से। स्ट्रिंग को सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट तीनों से। अच्छा, ट्रिपल कोट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? मल्टी लाइन फॉर्मेट में लाइन बाय लाइन सारे प्रिंट करने। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए अगर हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग चाहिए तो हम लोग ट्रिपल कोट। अच्छा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर हम सिंगल कोट और डबल कोट से देना चाहें तो उसके लिए क्या करते हैं? न्यू लाइन। न्यू लाइन के अलावा बैकवर्ड स्लैश हर लाइन के एंड में एक बैक स्लैश प्रोवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। आप न्यू, हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। और ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाँ एक और था, नन। नन का मतलब क्या होता है? नन इज जस्ट लाइक अ नल। नन एम्प्टी। नथिंग। नल भी नहीं कह सकते। नथिंग, नथिंग, नथिंग। नन का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एम्प्टी वैल्यू। अगर इस टाइप का एक स्टेटमेंट भी होता था ना, नन टाइप का एक स्टेटमेंट भी होता था, क्या नाम है उसका? वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता था और कुछ नहीं करता था। पास। पास। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद एक है मैपिंग। मैपिंग में क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, मैपिंग में हम लोग ये बताने के लिए कि ये वैल्यू यहाँ पे है, या मतलब किसी भी वैल्यू को यूज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी के अंदर? की। हाँ, इसीलिए डिक्शनरी को क्या बोलते हैं? की वैल्यू का पेयर का कॉम्पोजिशन है। ठीक है,
चलिए ये सारे आपके थे डेटा टाइप्स। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में इनपुट हम लोग हमेशा इनपुट जो भी रिटर्न करता है वो क्या रिटर्न करता है हमेशा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हाँ, और हमारे इनपुट में एक फायदा है पाइथन में जो हमारे को सी और C++ में नहीं मिलता था। इनपुट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं तो? हाँ, कोई मैसेज अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इनपुट के अंदर वो ऑप्शन मेरे को मिलता है कि आप इनपुट के अंदर अगर आप कुछ लिख के देते हैं तो वो मैसेज आपका शो हो जाता है। और दूसरी बात, आपको इनपुट में क्या ध्यान रखना है, इनपुट हमेशा कैसा डेटा रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप का। इवन आप नंबर भी दे रहे हो तो स्ट्रिंग टाइप में ही लेगा। और अगर हमको वो नंबर एज ए नंबर चाहिए तो उस इनपुट के ऊपर क्या करना होगा हम लोगों को, टाइप कन्वर्जन। हाँ, इसको आप अगर एकदम शुद्ध भाषा में कहें तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, अब दूसरा पढ़े थे हम लोग आउटपुट। एक खास बात, एक सेकेंड, तो आउटपुट में एक खास बात क्या थी कि हम लोग अगर अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं तो वो सेम लाइन में प्रिंट होती थी, अलग अलग लाइन में। बना ले फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा, अभी शाम में एक्टिव रहता है मोड। ठीक है, हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, अगर हम दो अलग अलग प्रिंट कर रहे हैं तो दो अलग अलग प्रिंट सेम लाइन में प्रिंट करती है, अलग अलग लाइन में प्रिंट करती है, डिफरेंट लाइन, अलग। अगर हम चाहते हैं कि अगला प्रिंट पहले प्रिंट के एंड में अपेंड हो जाए, जुड़ जाए, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, चाहते हैं कि जोड़ने से पहले ये कैरेक्टर बीच में आ जाए तो आप वो कैरेक्टर डाल सकते हैं एंड के अंदर, एंड इक्वल्स टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, एक और चीज़, अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट में हम 3-4 चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं, मान लीजिए A, B, C, 3 चीज़ें या फिर 3 स्ट्रिंग्स आप प्रिंट करवा रहे हैं और उन सब के बीच में कुछ कैरेक्टर आप डालना चाहते हैं, सेपरेटर किसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेटर के लिए SCP इक्वल्स टू और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको जिससे भी सेपरेट करना है उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एरर्स की बात कर लेते हैं। बताइए सिंटैक्स एरर क्या होता है? ग्रामेटिकल एरर। हाँ, ग्रामेटिकल एरर, ये भी बहुत बढ़िया। सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स में कोई एरर हो। सिंटैक्स क्या होता है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। अगर उस रूल रेगुलेशन में कोई भी आप बाधा डालते हैं, लेट्स से अगर ये कह रहा है कि इसके एंड में सेमीकोलन लगाना है, सी की बात करें तो अगर आप सेमीकोलन छोड़ देते हो वो क्या है? सिंटैक्स एरर। अगर जैसे आप पाइथन की बात करते हैं, फंक्शन हेडर के एंड में हमको कोलोन लगाना पड़ता है, अगर आप कोलोन छोड़ देते हैं तो ये सब किस टाइप के एरर में आता है? सिंटैक्स एरर में आता है। ठीक है, अच्छा, क्या इंडेक्स बोल रहे हैं, क्या इंडेंटेशन एरर सिंटैक्स एरर का पार्ट है? यस। ठीक है, चलिए। अब लॉजिकल एरर क्या होता है? सिमेंटिक एरर। हाँ, डिवाइड बाय जीरो। लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर पूछा, जो लॉजिकली करेक्ट ना होता है, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिले, डिजायर्ड आउटपुट ना दे। हाँ, जो डिजायर्ड आउटपुट ना, मतलब हमने कुछ काम करा और गलती से कोई ऑपरेटर गलत दे दिया या कुछ गलत इंस्ट्रक्शन लिख दिया, प्रोग्राम तो सक्सेसफुली चल गया पर हमको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, तो इस तरह के एरर्स को क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। ठीक है, उसके बाद पढ़े थे क्या? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? एक्सेप्शन क्रिएट करता है, एक्सेप्शन क्रिएट, जो एक्सेप्शन, हाँ, डिवाइड बाय जीरो एंड सो ऑन, जो एक्सेप्शंस क्रिएट करे उन सबको क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े थे? तो हो गया आपका पहला चैप्टर पाइथन का, सेकंड चैप्टर पाइथन का। फिर थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? लूप्स पढ़े थे और इफ एल्स पढ़े थे। ठीक है, तो सिलेक्शंस के अंदर क्या क्या आ जाता है? आपका इफ आ जाता है, इफ एल्स आ जाता है, फिर आपका इफ एलिफ लैडर आ जाता है और उसके बाद फिर आपका नेस्टेड इफ आ जाता है। इफ क्या होता है? अगर हम कोई स्टेटमेंट एक सर्टेन कंडीशन के बाद चलाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग इफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अगर इफ एल्स की बात करें तो इफ एल्स में एल्स कब चलता है? जब फॉल्स हो जाता है इसका, इफ वैल्यू फॉल्स हो जाए,
अच्छा, अब इफ एल्स इन सब की बात कर रहे हैं तो आप पहले जो सी प्लस प्लस पढ़ के आए थे और जब पाइथन में आप ये कर रहे हैं तो आपको सिंटैक्स में क्या क्या डिफरेंस मिला इफ एल्स वगैरह में? दो डिफरेंस आपको मिला होगा। इंडेंटेशन मिला प्लस एल्स इसके जगह पे एलिफ लिखते हैं। और नहीं, और एक चीज सेमीकोलन का सेट हेडर में कर्ली ब्रैकेट की जगह पे कोलन। नहीं, कर्ली ब्रैकेट की जगह पे इंडेंटेशन और हेडर के एंड में कोलन। हाँ, हेडर के एंड में कोलन। हाँ, देखिए बस यही डिफरेंस मिला हम लोगों को कि यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट की जगह पे हम लोग इंडेंटेशन प्रोवाइड करते हैं ये बताने के लिए कि ये जो ब्लॉक है इसका पार्ट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि आप हेडर के एंड में कोलन लगाते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज हो रहा है। और एक और चीज ये पता है, बहुत बढ़िया पता है, एल्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? एलिफ। ठीक है, बाकी नेस्टेड का मतलब क्या होता है? लेटर लूप के अंदर लूप। लूप के अंदर लूप या इफ के अंदर इफ, ये सब क्या है? नेस्टेड का मतलब क्या है? एक के अंदर दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़िया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? लूप, जिसको हम लोग रेपिटेशन भी बोलते हैं। लूप्स में कौन कौन से लूप इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ? हाँ, फॉर और वाइल। ठीक है, अच्छा, अब फॉर के अंदर दो चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक तो रेंज और दूसरा कौन सा ऑपरेटर? इन ऑपरेटर। इनको क्या, कौन सा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस। नहीं आई प्लस प्लस नहीं यूज होता है। इन ऑपरेटर यूज होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पाइथन में इस्तेमाल ही नहीं होता है। अगर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है ना तो उसके लिए आई रेंज ऑपरेटर इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखिए या आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिखिए। मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। हाँ, मेंबरशिप और रेंज का इस्तेमाल। ठीक है, मेंबरशिप क्या करता था? एक समूह में जाकर चेक करता था कि ये समूह का हिस्सा है कि नहीं। अब इससे फायदा हमको क्या होता था? उस समूह के हर एक मेंबर के पास जाता था, तो उस पर्टिकुलर समूह में जितने मेंबर्स हैं उतने बार हमारा लूप चल जाता था। ये चीज हम लोग देखे थे। और क्या देखे थे हम लोग इसमें? रेंज देखे थे। रेंज में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, स्टार्ट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0। और स्टेप का डिफॉल्ट वैल्यू 1 n-1 नहीं, n-1 नहीं, 1 स्टेप का पूछ रहे हैं, स्टेप 1 का। और जो आपका स्टॉप है या फिर कहिए एंड है, वो एंड के एक पहले तक चलता है या एंड तक देता है रेंज वैल्यू? n-1। ठीक है, चलिए अगर हम कहते हैं रेंज 4 तो हमको ये क्या रिजल्ट देगा? 0 1 2 3 0 1 2 3। 0 1 2 3। ठीक है, बढ़िया। और हम लोग स्टेप वैल्यू में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जब नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो वो माइनस करते चला जाएगा, पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद वाइल लूप तो जैसा यूज करते थे C++ में, सेम टू सेम वैसा ही यूज करते हैं, बस वही है इंडेंटेशन और एक कोलन का इस्तेमाल इसमें करना है, बाकी सेम है। ठीक है, अब इसमें कुछ सर्टेन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जैसे था ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक का मतलब क्या होता है? एग्जिट फ्रॉम द लूप। हाँ, एग्जिट फ्रॉम लूप या से लूप से कट लो। और कंटिन्यू आगे का स्टेटमेंट छोड़ करके फिर rest of the statement will not execute after means continue। हाँ, मतलब आगे के स्टेटमेंट को वैसे इग्नोर करो जैसे वो इग्नोर करके गए थे, और उसके बाद फिर लूप को जैसे का तैसा चलाओ। ठीक है, और एक था पास में क्या करते थे? नथिंग, बिना टच किए आगे बढ़ जाते हैं। नथिंग। पास एग्जीक्यूट होगा पर वो कुछ देगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। तो आप अगर ऐसा कुछ रखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप उसमें कुछ लिखना चाहेंगे या इन फ्यूचर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पास लिख कर छोड़ देते हैं। या फिर अगर आप कोई ऐसा कंडीशन लेकर आए जिस कंडीशन के अंदर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब और क्या हो गया? ठीक है, नेस्टेड लूप तो आप समझ ही रहे हैं। हाँ, नेस्टेड लूप सर एक बार रेंज फिर से एक बार बता दीजिएगा सर, फ्यूजन है। ठीक है, अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीख लो तो रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रेंज में ना सिंपली 3 चीजें होती थी। एक है आपका स्टार्ट, एक है आपका स्टॉप, इसको एंड भी कह सकते हैं, और एक है आपका स्टेप। अच्छा, एक बात बताइए, हम स्टार्ट और स्टेप को बड़े ब्रैकेट में क्यों लिखें? ऑप्शनल है। स्टार्ट और
हाँ ये दोनों बाय डिफॉल्ट है। और इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू भी, हाँ इन दोनों के पास डिफॉल्ट वैल्यू है। आप इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। स्टार्ट को अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू क्या लेती है, 0। और स्टेप का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेती है, +1। ठीक है। अब ये रेंज आपको क्या प्रोवाइड करता है, स्टार्ट से लेके स्टॉप -1 तक की वैल्यूज देता है और ये वैल्यूज लगातार देता है। अब अगर आपका स्टेप का वैल्यू इसके अलावा कुछ और आप प्रोवाइड करते हो, लेट्स से +2 देते हो या -2 देते हो, तो स्टार्ट के बाद जो अगली वैल्यू होगी, अगर +2 है तो 0 + 2 जो वैल्यू आएगी वो देगा, एंड सो ऑन, ऐसे आप प्लस प्लस करते चले जाइएगा। इवन अगर आप -2 देते हैं तो मतलब स्टेप सिंपली ये बताता है ना कि अगली वैल्यू में कितना स्टेप आप आगे या पीछे बढ़ने वाले हैं, बस स्टेप वैल्यू ये है। स्टेप वैल्यू डिफॉल्ट में +1 होता है, स्टॉप वैल्यू डिफॉल्ट में 0 होता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हम देते हैं रेंज, इसको दिए तो ये क्या देगा, 0, 1, 2 और 3। एक और देते हैं रेंज, इसके अंदर आप क्या प्रोवाइड करते हो, रेंज के अंदर 1 से लेकर 5 तक, और आप देते हो स्टेप वैल्यू 2। तो ये आपको क्या देगा, आपको देगा 1, 2, 3, 4, ये नहीं देगा। अब इसमें क्या करेगा, अभी स्टेप वैल्यू 2 है, 1 के बाद जब आप 2 वैल्यू बढ़ते हो तो 4 पे पहुंचते हो। पहले आप ये देख लोगे कि मेरे पास टोटल रेंज कितना है, 4 तक ही है। आप उसके बाद देखोगे स्टेप वैल्यूज, स्टेप वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सबसे पहला वैल्यू उठाए, उसके बाद जो अगली वैल्यू इसमें उठाएगा वो क्या, 2 स्टेप बढ़ के। अगर स्टेप एक स्टेप बढ़ते हैं तो 2 आएगा, सॉरी 1 के बाद 4 नहीं 3 उठाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज में 1 to 5 है, स्टार्ट 1 है, एंड 5 है, या फिर स्टॉप 5 है। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 से 4 तक की वैल्यूज वो लेगा। अब आपका स्टेप वैल्यू प्रोवाइड है +2। +2 का मतलब क्या होता है, आप इसके बाद पहली वैल्यू के बाद जो दूसरी वैल्यू लेंगे वो 2 स्टेप आगे लेंगे। अगर आप 1 स्टेप बढ़ते हैं तो 2 पे पहुंचेंगे, 2 स्टेप बढ़ेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, 3 पे। ठीक है। अगर आप 3 से 2 स्टेप बढ़ते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, 5 पे। पर 5 आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप स्टॉप वैल्यू से एक कम तक ही वैल्यूज लेते हैं, इसलिए। रेंज क्लियर हुआ आपका? यस सर, तो इसमें वैल्यू 1 और 3 ही रहेगा। हाँ 1 और 3 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए रेंज के बाद और क्या था, कहाँ थे हम लोग, लूप थे ना। लूप के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट, बताइए। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। और बेहतर लाइंस में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन इसलिए हम लोग यूज करते हैं जब Module मान लीजिए किसी एक कोड को बार बार हमको रिपीट करना पड़े तो उसके अंदर हम Reusability, फंक्शन के अंदर हम वो reusability। रिपीटेड कोड रख देते हैं जिस हाँ ये बहुत बढ़िया। देखिए सबसे बेस्ट चीज आप ये कह सकते हैं ना, फंक्शन क्या है ना, आप अब अगर आप हर काम एक सिंगल प्रोग्राम में कर रहे हैं तो वो थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है, मुश्किल टास्क हो जाता है। आप एक प्रोग्राम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शंस। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अगर आपसे कोई फंक्शन पूछता है तो आपको ये बताइए कि किसी प्रोग्राम को हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक काम आप लिए, आपको क्यों प्रोग्राम बनाते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब उस काम के अंदर मल्टीपल चीजें, जैसे हम बात करते हैं आपका रेलवे की ही, IRCTC की, उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात करें तो कुछ लोग उसके अंदर आते हैं आपका कैटरिंग के लिए, कुछ लोग टिकट बुक करने के लिए आते हैं, कुछ लोग रेस्ट रूम बुक करने के लिए आते हैं। तो ये उसके सब प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी हर एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ना अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो वही है, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में अगर आप या फिर सब ब्लॉक्स में आप डिवाइड कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शंस। इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके फायदे हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इसका मतलब क्या है, आप अगर मान लीजिए एक ही काम को 5 बार कर रहे हैं, आप उसका एक ब्लॉक बना चुके हैं, तो उसको आप बस कॉल करके एक लाइन में वो पूरा काम हो जाएगा। तो आप सेम कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचता है। क्या बोल रहे हैं? सर माइक ये लोग ऑन करके रखेंगे। ठीक है, चलिए और क्या है, और ये भी कर सकते हैं, डिबगिंग हम लोग का आसान हो जाता है। मतलब क्या है ना कि अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिए, अब आपको जिसमें प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में कोई एरर है, तो आप आराम से जाके सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन में जिसमें एरर है, आप उसमें जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इजी टू डिबग, बढ़िया। ठीक है, अब फंक्शन क्या
सर पास तो एक बार फिर से बता दिए वो क्या करता है। किसको किसको? पास सर, पास ब्रेक कंटिन्यू पास होता है ना तो अच्छा हाँ, ब्रेक ब्रेक क्या होता है ना, आपको अगर किसी भी लूप के अंदर ब्रेक मिलता है तो ओनली आप पास simply सर, ओनली पास। अच्छा ओनली पास बताएं। पास का मतलब है कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो पास एग्जीक्यूट हो जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा वो। ठीक है, तो फिर लिखते हैं क्यों है सर? लिखते बताए तो आपको, मान लीजिए आपको एक कंडीशन लिख रहे हैं, आप 5-6 कंडीशन लिख रहे हैं, उसमें कोई एक सर्टेन कंडीशन आ रहा है जिसमें आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप पास इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेट से आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, अब उस फंक्शन के अंदर आप चाहते हैं ना कि हम इन फ्यूचर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो अभी छोड़ देते हैं, पास इस्तेमाल कर लिए। तो जब आप कुछ नहीं करना चाहते वहां पे आप पास इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फंक्शंस को क्लासिफाई करते हैं पाइथन के अंदर, तो कितने टाइप से फंक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 3। 3 हाँ, एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस भी होता है ना, और ठीक है, हाँ प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड ठीक है, और एक तो आपका मॉड्यूल भी आ जाता है ना जिसमें ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस आपके 4, चौथा कौन सा है? मॉड्यूल, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, चौथा बिल्ट इन हेलो? फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन तो वही हो गया ना प्री डिफाइंड। अच्छा ठीक ठीक ठीक। देखिए 3 चीजें हैं, एक है यूजर डिफाइंड, एक है प्री डिफाइंड जिसको आप इनबिल्ट भी कहते हैं, और आपका एक है मॉड्यूल। मॉड्यूल सिंपली क्या है? फंक्शंस का कलेक्शन है। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड जैसा नाम है, यूजर डिफाइंड जो हम फंक्शंस बनाते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस। वैसे फंक्शंस जो बनाया है जिसका हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका लेंथ फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया, फिर आपका इनपुट फंक्शन हो गया, आईडी फंक्शन हो गया, तो ये सारे क्या है? इनबिल्ट फंक्शन कह सकते हैं या प्री डिफाइंड फंक्शंस आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके मॉड्यूल्स के अंदर। अब 2 तरीके से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक तो पूरे के पूरे मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो आप किसी मॉड्यूल के किसी सर्टेन फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इंपोर्ट और मॉड्यूल नहीं स्टार आप ठीक ठीक, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। फ्रॉम में इंपोर्ट मॉड्यूल नेम डॉट स्ट्रिंग। हाँ, इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम। आप जो एस्ट्रिक की बात कर रहे हैं ना, अगर हम फ्रॉम की मदद से सारे मॉड्यूल के फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं, वहां पे एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम दे दीजिए, उससे सारे के सारे फंक्शंस उस मॉड्यूल के इंपोर्ट हो जाएंगे। अच्छा, हम क्वेश्चन शायद इधर उधर बोल दिए थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अगर किसी मॉड्यूल का सिर्फ सर्टेन फंक्शन को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम का। और अगर आप फ्रॉम की मदद से उस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एंड में क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टार। ठीक है, चलिए बढ़िया। इसके बाद और कुछ बच गया? मॉड्यूल्स हो गया, ठीक है। हाँ, स्कोप। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल में 2 चीजें थी, एक था लोकल और एक था ग्लोबल। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो वो लोकल होगा या ग्लोबल होगा? लोकल। उसका लाइफ टाइम सिर्फ उस ब्लॉक में है या पूरे प्रोग्राम में होगा? पूरे प्रोग्राम। हाँ, सिर्फ उस प्रोग्राम में। ठीक है, और अगर हम एक वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर डिफाइन कर रहे हैं, उसको क्या बुलाएंगे? ग्लोबल। और क्या उसका इस्तेमाल हम किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं? यस सर। और अगर हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो किसी सर्टेन फंक्शन के अंदर, तो हम किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? ग्लोबल। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, एक रैंडम फंक्शन था, रैंडम में 2-3 चीजें थी, रैंडम था, रैंडम रैंडेंट था, रैंडम रैंड रेंज था। रैंडम में क्या करते हैं? रैंडम से तो हम लोग रैंडम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। रैंडम से कौन से रैंडम नंबर्स हम लोग प्रोवाइड? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्लोटिंग नंबर पॉइंट्स। हाँ, ठीक है। और रैंडम रैंडेंट से इंटीजर कहाँ से कहाँ तक? मान लीजिए अगर हम x to y दिए हुए हैं तो x, y दिए हुए हैं तो रेंज रहेगा y तक। रेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम, रैंड इंट की बात कर रहे हैं, रैंड रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। x और y तक रैंडम। हाँ, x से y तक लेगा।
और ना रैंड इंट और रैंड रेंज में कंफ्यूज मत होइएगा। रैंड रेंज में ये रेंज की तरह जाएगा। अगर रैंड रेंज में x y दे रहे हैं तो x से y-1 तक जाएगा, पर रैंड इंट में x से लेकर y तक जाएगा। ठीक है, मतलब रैंड रेंज को ना सिंपली आप रेंज की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद। और इसके अलावा कुछ और रह गया? जहाँ तक मेरे को ध्यान था सारा कुछ डिस्कस हो गया। कुछ ऐसा जिसको लग रहा हो छूट गया? रैंड रेंज के बारे में फिर से बता दीजिए, कंफ्यूजन था। रैंड रेंज के बारे में बताते हैं। देखिए अभी जो आपने बोला ना कि हाँ, अगर आप रैंड इंट का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से 1 से लेके 4 तक आप देते हैं, तो ये 1, 2, 3 या 4 में से किसी भी रैंडम नंबर को उठा के दे सकता है। अगर आप रैंड रेंज की बात करते हैं, रैंड रेंज और 1, 4 देते हैं, तो ये 1, 2 और 3, सिर्फ 1, 2 और 3 के बीच में कोई भी रैंडमली नंबर उठा के देगा। मतलब ये रेंज की तरह बिहेव करेगा, स्टॉप वैल्यू को नहीं इंक्लूड करेगा। ठीक है, इसमें से लिखा हुआ कि बिटवीन 0 एंड y। वो आप ये पढ़े होंगे रैंड रेंज 4, इसका मतलब हुआ 0। हम तो स्टार्ट दे दिया ना वैल्यू इसमें, अगर स्टार्ट नहीं देंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा। आप जहां पढ़ रहे हो उसके नीचे पढ़िए, आपको एक और मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। देखिए रेंज को आप समझिए ना, रेंज में आप देखते हैं ना, रेंज में हम लोग स्टार्ट वैल्यू छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वही चीज है। ठीक है, चलिए और कुछ जो रह गया हो अभी तक, जो कल तक की क्लास हुई, परसों तक की क्लास हुई, और पाइथन का स्टार्टिंग से कुछ वैसा जो रह गया हो, जो मेरे ध्यान में नहीं आया हो, सब कुछ हो गया ना? स्कोप ऑफ वेरिएबल तो हो गया। अच्छा, स्कोप ऑफ वेरिएबल एक और। देखिए स्कोप ऑफ वेरिएबल कुछ नहीं है, जैसे ये मान लीजिए आपका फंक्शन का ब्लॉक है, ये आप मैथ, वो तो इनबिल्ट फंक्शन से जैसा नाम वैसा काम, वो तो आप देख लीजिएगा वो तो। ठीक है, और ये आपका पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोग्राम है। ये आपका एक फंक्शन है, फंक्शन 1, ये फंक्शन 2 है। तो ये 2 ब्लॉक्स है। अगर आप इसके अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो वो होता है लोकल वेरिएबल। मतलब आप इसका इस्तेमाल इस फंक्शन, इस ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं, इस ब्लॉक के बाहर नहीं कर सकते हैं। लेट से आप यहाँ पे कोई ए नाम का वेरिएबल बनाए, अगर आप इस ब्लॉक के बाहर, चाहे आप इस ब्लॉक में या फिर कहीं भी यहाँ पे उसको यूज करना चाहेंगे, तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के बाहर इसकी कोई औकात ही नहीं है। इसी को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लेट से आप एक ओपन टू ऑल, आप एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाए, लेट से एक्स। ये क्या, ये ग्लोबली वेरिएबल है सबके लिए। इसका इस्तेमाल आप किसी फंक्शन में भी कर सकते हैं, किसी ब्लॉक में भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो वैसे वेरिएबल जो आप किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। और जो किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं, वो क्या होते हैं, आपके लोकल वेरिएबल। क्लियर है ज्योति? ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा इसका वेरिएबल का? लोकल? क्या बोल रहे हैं इसका? पाइथन में बाय डिफॉल्ट वेरिएबल जो होगा वो लोकल होगा या फिर ग्लोबल होगा? बाय डिफॉल्ट की बात ही कहाँ आती है यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट की बात ही कहाँ आती है इसमें? यूज के ऊपर है। हाँ, ये यूज आप नहीं, ये इसको आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप कहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर है। अगर आप वो बाहर में डिफाइन करें तो ग्लोबल हो गया, किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करें तो लोकल हो गया। ठीक है, मैथ सील, मैथ फ्लोर, अरे ये सब सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग मतलब अपर वैल्यू, फ्लोर मतलब लोअर वैल्यू। किसी का भी सीलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू समझते हैं ना आप? इसमें बस आपको हम एक बात बताया था, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव वैल्यूज पे। बाकी सीलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू सब मैथ्स वाले फंक्शन है, सिंपल है, सबके बारे में सिंपल दिया हुआ है। सीलिंग वैल्यू अगर आप बात करते हैं 4.2 की, हाँ अगर आप 4.2 की बात करते हैं, क्या बोले? ये सही से बताइए। हाँ, अगर इसकी आप बात करते हैं सीलिंग वैल्यू के टॉप पर, तो ये क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। अगर आप फ्लोर वैल्यू की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 4.0। तो यही आपका फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू, तो सिंपल मैथ्स है। ये सर -4.5 का फ्लोर वैल्यू -5 दिया है, तो ये सर हाँ, हम यही चीज़ तो आपको बोल रहे हैं। एक सेकंड चाहिए, आपको बता ही देते हैं। इसी चीज़ पे आपको बोले ध्यान रखने को। देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं, नंबर लाइन का इस्तेमाल कीजिए। क्या है आप बताइए, कौन सी वैल्यू है? -4.5। 4.5। अच्छा, हम अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, -1, 1,
-2, -3, -4, -5। अब आप एक बात बताइए, अगर हम 4.5 की बात करते हैं तो फ्लोर वैल्यू हम छोटी वैल्यू लेते हैं, तो छोटी वैल्यू कौन सी आएगी? -4, -4.4 से छोटी है, -5 छोटी है, -5 छोटी है, इसीलिए आएगी। बस वही चीज़, मतलब निगेटिव नंबर बस वही ध्यान रखना है आपको। अगर 1 की बात करते हैं तो छोटी वैल्यू लेफ्ट में, तो सबकी छोटी वैल्यू लेफ्ट वाली होती है, ठीक है? यस। और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? स्टार्ट करें? चलिए, स्ट्रिंग तो इतना बात कर ले कि स्ट्रिंग आपके लिए आसानी हो गया होगा, हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो कोई मैसेज नहीं। स्कोप ऑफ वेरिएबल का अलग अलग टाइप यूज, स्कोप ऑफ वेरिएबल का अलग अलग टाइप यूज। आप लास्ट क्लास में थे, हम स्कोप ऑफ वेरिएबल पे प्रॉब्लम्स भी करवाए हैं, आप लास्ट क्लास देखिए एक बारी। स्कोप ऑफ वेरिएबल पे हम करवाए ना प्रॉब्लम्स? यस सर, ग्लोबल लोकल सब पे करवाएं, आप एक बारी देख लीजिए लास्ट क्लास। आप लास्ट क्लास नहीं किए होंगे शायद से। पैरामीटर, अच्छा हाँ, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, सही बताया, ये छूट गया। पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होता है, इसमें ये भी छोड़ दिए हम। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है और कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। चलिए, अच्छा किया याद दिलाए। ठीक है, पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होता है? पैरामीटर होता है ना जहाँ से आप वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं। आपको मस्त एग्जांपल दी थी उसका कि आप प्लेट से किसी को रखे हुए काम करवाने वाले को, तो आप उसको बताते हो कि ये काम इतनी बारीक करो, आपने उसको एक वैल्यू दी, तो जहां से वैल्यू पास होता है, तो वैल्यू पास कहां से होगा? जहां से फंक्शन कॉल होगा, जो कॉल करेगा फंक्शन को, तो जहां से आप वैल्यू पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और जहां पे वैल्यू रिसीव होती है, तो जहां पे वैल्यू रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। अब जो फंक्शन उसको काम करेगा, जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड होगा वहीं पे वैल्यू रिसीव होगी। तो जहां पे फंक्शन डेफिनेशन होता है उसी के हेडर में जो आप वैल्यूज लेते हो उसी को क्या बोलते हैं? पैरामीटर लिस्ट। अब पैरामीटर में एक चीज पढ़ते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि आप चाहें तो कुछ पैरामीटर के वेरिएबल्स को आप डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए उस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, मतलब कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। एक चीज और ध्यान रखने को बोले थे, वो बात क्या थी कि आप डिफॉल्ट पैरामीटर को हमेशा राइट साइड के एक एंड में रखिएगा। मतलब सारे डिफॉल्ट पैरामीटर एक साइड होने चाहिए और वो राइट साइड होने चाहिए। ठीक है, अब एक था कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आप पैरामीटर में ए बी सी नाम के वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप उसी नाम से, सेम नेम से अगर आप वैल्यू पास कर रहे हैं आर्गुमेंट के अंदर, तो आप किसी भी ऑर्डर में रखें। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है, डेफ, इसके अंदर आप ए कॉमा बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स से सी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुछ इसके अंदर काम हो रहा है। आप इस फंक्शन को कॉल किए हैं, आप इसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं सेम नेम से, ए बी और सी सेम नेम से, तो ये कीवर्ड की तरह बिहेव करेगा। चाहे आप इसको ए बी सी करके पास करें, ए इक्वल्स टू 1 या फिर बी इक्वल्स टू 1, जो भी करके आप वैल्यू दे दें, या फिर आप बी ए सी करके पास करें। आपका ए का वैल्यू ए में जाएगा, बी का वैल्यू बी में जाएगा और सी का वैल्यू सी में जाएगा, जब आप सेम नेम से आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? और कुछ छूट गया था बताइए? क्लियर है सबको? एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट अभी दिए ना, ये वाले से क्लियर हो गया? स्नेहा यादव, रिटर्न, हाँ रिटर्न, थैंक यू। रिटर्न, देखिए रिटर्न और रिटर्न टाइप की बात करते हैं। जैसे लेट्स से कोई फंक्शन बनाए, ठीक है, टैप, इसमें कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी हम इसमें पास किए। मान लीजिए तो हमको एडिशन करवाना था, और तो दो वैल्यूज ए और बी में पास किए। एक सी नाम का वेरिएबल बना जिसमें सी इक्वल्स टू ए प्लस बी दिए। अगर हम चाहें तो दो काम कर सकते हैं। ये फंक्शन जहां से भी कॉल हुआ है, लेट्स से इसके अंदर 1 और 2 पास हुआ है, तो हम ये वैल्यू उसको रिटर्न, मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म करके वैल्यू उसको दे दें कि लो भैया तुमने जो मांगा था ये हम परफॉर्म करके तुमको दे रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो, या तो इसी फंक्शन के अंदर आप इसको, इसी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, सी को आप इसको दे सकते हो कि लो भैया तुम सी को रखो, तुमको प्रिंट करवाना है प्रिंट करवाओ, तुमको इसके साथ जो करवाना है तुम करवाओ। तो आप उसके लिए क्या करते हो, रिटर्न कर देते हो। रिटर्न में बेसिकली क्या होता है, लेट्स से आप यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न सी। अब इससे क्या हुआ, ये जो सी की वैल्यू है, ये फंक्शन कॉल हुआ तो आप यहाँ पे आए।
आप इस पे आए तो ये सारा काम परफॉर्म किया, काम परफॉर्म होने के बाद वापस कंट्रोल कहाँ जाता है, इसके पास जाता है। आप रिटर्न सी जब लिखे तो ये वैल्यू सी में जो भी वैल्यू है इस फंक्शन को रिटर्न हो जाती है। अब आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई वेरिएबल लेके उस वैल्यू का आप एक्सेप्ट कर लिए, आप उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आप सी रिटर्न किए, वो डी में सेव करवा ले, आप डी के साथ आप जो भी करें, तो आप चाहें तो रिटर्न करवा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जब रिटर्न नहीं करते हैं तो ये फंक्शन क्या, मान लीजिए आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं किए और मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या वैल्यू है, तब क्या मिलता है आपको, नन। नन। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? तो वैल्यू जो रिटर्न, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। जो वैल्यू से रिटर्न करवाएं तो जो भी वेरिएबल में जो सेव हुआ तो उसको तो फिर प्रिंट कराना होगा ना? वो आपके ऊपर है, आप प्रिंट करवाइए या उस वैल्यू के साथ आप कुछ भी कीजिए। मान लीजिए आप ऐड करवा के ले आए, आप चाहते हैं फिर उसके साथ और सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना, वो आपके ऊपर है, आप जो करवाना चाहें। आप उस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आई फंक्शन क्या होता है, आप कोई काम करने दिए, आप एक लड़के को पकड़ के लाए, देखो मेरी गणित बहुत कमजोर है, तुम मेरे लिए ऐड करोगे, तो एक तो वो क्या कर सकता है ना, आप बोले कि ठीक है तुम ऐड करके उन लोगों को बता दो जाकर, तो आप उसको दिए, अब वो ऐड करके क्या वैल्यू निकालता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो वो अपना ऐड कर दिया बस। आप चाहते हो कि तुम ऐड करके बताओ हमको, क्योंकि हमको उसका काम है, तो आप उसके लिए रिटर्न करवाओगे उससे वैल्यू, बस वही है रिटर्न। न्यू आर्गुमेंट बन जाएगा, नहीं समझे आपकी बात को? सर अगर 4 आर्गुमेंट है, अगर 5वां आर्गुमेंट डालते हैं तो बन जाएगा शायद, उस टाइप से पूछना। नहीं नहीं, अगर आप जितने भी उसके अंदर पैरामीटर में लिस्ट है उससे ज्यादा आर्गुमेंट डालते तो एरर आता है आपका। तो यार ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, जिनको ज़रूरत है उनको भी ये काम आ जाए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।